हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1। बेटा, इस चैप्टर के अंदर ये जो सेकेंड यूनिट है हमारा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए कि इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। इसके अंदर करीब करीब हम लोगों को 2 लेक्चर्स लगेंगे, 2-2 घंटों के, या 3 भी लग सकते हैं। और हम लोग सारे हर तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। मॉड्यूल में जितने तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। केन्जियन थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम ये हमारा चैप्टर 1 था, जो हम कंप्लीट, इसका यूनिट 1 जो था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आज हम आते हैं केन्जियन थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये इसका यूनिट 2 है, यूनिट नंबर 2। इसका अगर आपको हाईलाइट बताओ, हाईलाइट मतलब ये कैसा क्या है ये चैप्टर, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके अंदर 2 सेक्टर मॉडल हमको एक चीज पढ़नी है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ना है, 3 सेक्टर मॉडल पढ़ना है, 4 सेक्टर मॉडल पढ़ना है। बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 सेक्टर मॉडल अगर समझ गया तो 3 और 4 सेक्टर मॉडल समझना बहुत आसान हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं देता है। ये 2 क्या होता, 3 क्या होता, 4 क्या होता, ये हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर 2 सेक्टर मॉडल पढ़ने के पहले हमको कुछ बेसिक चीजें पढ़नी है। जो 11th-12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे उनको ये बेसिक चीजें कुछ हद तक पता है, लेकिन जो साइंस वाले आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको ये बेसिक चीजें ढंग से नहीं, या पता ही नहीं, रादर मैं ऐसा बोलूँ तो कॉमर्स वालों को ढंग से नहीं पता और साइंस वालों को तो पता ही नहीं है, ये पक्की बात है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं अब आप लोगों को ये पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान देना। इंट्रोडक्शन अगेन, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर हमको पढ़ना है। सर 2, 3, 4 में फ़र्क क्या है? देखो बेटा, बड़ा सिंपल है। 2 सेक्टर यानी 2 ही लोग हैं पूरे इकोनॉमी में, 2 ही सेक्टर है। 3 सेक्टर मतलब 3 ही सेक्टर है, और 4 सेक्टर मतलब चारों सेक्टर है। 2 सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस, ये 2 लोग ही आते हैं। भैया बिजनेस वाले गुड्स बनाते हैं और हाउस होल्ड वाले उसको खरीदते हैं, बस तीसरा कोई है ही नहीं। तो 3rd सेक्टर में कौन आ जाता है? एक आदमी और ऐड हो जाता है जिसका नाम है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐड हो जाती है यहाँ पे। 4th सेक्टर में एक और चीज ऐड हो जाती है गवर्नमेंट के साथ साथ, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड हो गया। 3rd सेक्टर में ना कोई इंपोर्ट था ना कोई एक्सपोर्ट था। 2 सेक्टर में तो गवर्नमेंट भी नहीं थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं था। 3 सेक्टर मॉडल के अंदर एक अचानक से गवर्नमेंट आ गई, और गवर्नमेंट के आने से इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता वो देखना है। 4 सेक्टर में गवर्नमेंट के साथ साथ इसके फॉरेन सेक्टर के आने से भी इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है ये हमको देखना पड़ता है। आई बात समझ में? तो आप लोगों के जानकारी में डालता हूं मैं ये। आज के दिन हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ 2 सेक्टर पढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। यानी ये चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ बेटा, ये आज के लेक्चर में, और ये उसके बाद वाले लेक्चर। ठीक है ना, कोशिश करूंगा कि ये आज के लेक्चर में कंप्लीट, नहीं हुआ तो इसको बाद में डाल देंगे। ठीक है, देखते हैं। अब 2 सेक्टर एक सिंपल मॉडल पे ध्यान दीजिए। 3, 4 थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हमको धीरे धीरे चलना है। 3, 4 पे आप दिमाग ही मत लगाओ फिलहाल के लिए। हम देखते हैं 2 सेक्टर यानी कौन कौन लोग हैं इकोनॉमी में। एक तो हाउस होल्ड है और एक फर्म्स है। अब मुझे बताइए, फर्म यानी बिजनेस वाले, उनको कुछ तो भी मैन्युफैक्चर करना है। अब मैन्युफैक्चर करने के लिए अगेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर तो ये खुद है। लैंड, लेबर, कैपिटल की कौन देने वाला है इनको? सर हाउस होल्ड ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं इकोनॉमी में। तो हाउस होल्ड से ये फैक्टर इनपुट्स लेंगे। फैक्टर इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड, उनकी जमीन लेंगे, उनसे काम करवाएंगे, कैपिटल भी उनसे लेंगे जिसपे उनको इंटरेस्ट देंगे, और एंटरप्रेन्योर तो ये खुद है। और ये खुद भी तो हाउस होल्ड है ना, किसी न किसी का घर तो होगा ही, है ना। तो ये गए इनपुट्स, ध्यान देना बेटा, ये गए इनपुट्स फर्म के पास। अब ये इनपुट्स फर्म ऐसे ही देंगी कि ना ना, फर्म को ऐसे ही नहीं मिलेगा। फर्म को इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, पेमेंट। पेमेंट किनको होगा? हाउस होल्ड को। अगेन वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आया, अब ये पैसे से ये क्या खरीदेंगे?
कंजम्पशन खरीदेंगे, कंजम्पशन करेंगे, चीजें खरीदेंगे, वो चीजें जो फर्म्स मैन्युफैक्चर करती हैं। फर्म्स को पेमेंट देंगे, खर्चा करेंगे और बदले में फर्म्स इनको क्या देंगी, गुड्स और सर्विसेज जो इनको चाहिए। ये होता है सिंपल टू सेक्टर मॉडल। ना गवर्नमेंट है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फिलहाल के लिए बात ध्यान रखिए। भूल जाओ सर गवर्नमेंट रहे तो क्या होगा, अरे बाद में बताऊंगा। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, अरे बाद में बताऊंगा। अभी बात ही मत करो उस चीज की। अगर कोई चीज अच्छे से समझनी है तो जैसे स्टेप वाइज चलना पड़ता है। ठीक है, टू सेक्टर आप समझ गए। अब ये यहाँ पे एक सेकेंड, टू सेक्टर मॉडल का मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे ये सब बेटा लिखा हुआ, एक मिनट। हाँ हाँ, ये देखिए ये टू सेक्टर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो जो क्रक्स है वो ये है, जरा यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना फैक्टर पेमेंट उतनी ही हाउस होल्ड की इनकम होगी। भैया जितना फर्म पेमेंट करेंगी उतनी हाउस होल्ड की इनकम, उतना ही हाउस होल्ड खर्चा कर देगा। कुछ कमा ना गवर्नमेंट है ना कुछ, सेव करेंगे नहीं। उतनी ही हाउस होल्ड की रिसिप्ट, उतनी सॉरी इतनी ही फर्म की रिसिप्ट, हाउस होल्ड ने पूरा खर्चा कर दिया। उतना ही उनके माल की कीमत, यानी कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, कोई टैक्सेशन, गवर्नमेंट है नहीं तो टैक्सेशन का आएगा ना, सेविंग ना कुछ। जितना आया, जितना पेमेंट मिला उतनी हाउस होल्ड की इनकम हो गई। फैक्टर पेमेंट जितना गया उतनी हाउस होल्ड की इनकम हो गई। उतना पूरा के पूरा हाउस होल्ड खर्चा कर देगा, या गुड्स खरीदेगा या सर्विस खरीदेगा, उतने ही फर्म की रिसिप्ट होंगी और उतने का ही उसके वैल्यू ऑफ आउटपुट रहेगा। सिंपल सी बात है, सही बात समझ में। चलिए अब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर हम लोग आएंगे, इस पे आप ध्यान देना। इस पे आता है आपका एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, बड़ा आसान सा चीज है। उसके बाद हम देखेंगे बेटा कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो पहले एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन दोनों आपको पढ़ा देता हूँ। ये बात बेसिक है बेटा, एक चीज समझ लो, ये चीजों पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आगे जो हम पढ़ने वाले उसके लिए पता होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। देखो बेटा, कोई भी इंसान रहे दो चीज डिमांड कर सकता है, या तो वो कंजम्पशन वाली चीजें डिमांड करेगा, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करेगा, या तो वो बचे हुए पैसे की इन्वेस्टमेंट करेगा। डिमांड किस बेसिस पे आती है, आपके पास कितना पैसा है उस बेसिस पे आप डिमांड करते हो। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो या तो आप उस पैसे का खर्चा करोगे या बचे पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर दोगे। कोई फाड़ के फेंकता है कि अपने पैसे को, नहीं सर, वो चीज नहीं होती। दो ही चीज हो सकती है, आइदर यू विल इन्वेस्ट इन कंज्यूमर गुड्स, आइदर यू विल इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो इसलिए बस तो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ये फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए हो गया लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या फर्क है, यहां इकोनॉमिक्स में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट समझा गया है। उनका कहना है कि भैया एक सिंपल इकोनॉमी के अंदर शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग रन में चेंज होता है। शॉर्ट रन में कंजम्पशन चेंज होता है, आज ये खाना है कल वो खरीदना है, ये वो ये सब चेंज हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन यानी महीने 2 महीने में इन्वेस्टमेंट का फिगर चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। तो इसीलिए मैं शॉर्ट रन इकोनॉमी की अगर बात करूं तो वो हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार डाल दिया गया है, इसे हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, फिक्स्ड है शॉर्ट रन में, तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे ही एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करेंगी। जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, वो कम होगा एग्रीगेट डिमांड कम होगी, क्योंकि आई जो है वो कांस्टेंट। आई बात समझ में, ये है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। अब मैं आता हूं कंजम्पशन फंक्शन पे। बेटा आप मुझे ये बात बताओ, कंजम्पशन जो आप करते हो कोई भी चीज का, चाहे वो लग्जरी गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स है, किस पे डिपेंड करता है सर, हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। इनकम ज्यादा कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम कंजम्पशन कम, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आती है, सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई।
इनकम जैसे जैसे डांस करेंगी वैसे वैसे कंजम्पशन डांस करेगा। आप ज्यादा कमाओगे ज्यादा खर्चा करोगे, कम कमाओगे कम खर्चा करोगे, बड़ा बेसिक सी बात। C इज इक्वल टू एफ वाई। अब मुझे आप एक चीज का जवाब दो, इनकम अगर बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है। इनकम 10,000 रुपए महीना है, कंजम्पशन बहुत रहेगा। 50,000 रुपए महीना है, कंजम्पशन और बढ़ेगा। 1 लाख रुपए महीना है, कंजम्पशन और बढ़ेगा। 10 लाख रुपए महीना, अब कंजम्पशन उतनी तेजी से बढ़ेगा क्या? नहीं। सर अब हम क्या करेंगे, हमारी जरूरत पूरी हो गई, अब हम क्या करेंगे सर, सेव करना स्टार्ट करेंगे, और सेव करके क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। इनकम 1 करोड़ रुपए महीना, सर अब कंजम्पशन कुछ नहीं बढ़ेगा, अब सेविंग ही बढ़ेगी। यानी इसका मतलब है, आप सोच के देखिए ना, एक हद तक इनकम बढ़ती 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 है, कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन एक हद के बाद कंजम्पशन कम बढ़ता है और इनकम जो बढ़ती है उसकी सेविंग में ज्यादा कन्वर्ट होता है, और बेटा जो सेव करते हैं उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, और फिर धीरे 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 इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाए इनकम बढ़ने से। कंजम्पशन इसी इज इक्वल टू एफ वाई। अब ये डिपेंड किस पे करता है वो भी आपको बताऊंगा। एक रिलेशनशिप है C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, उसके जगह एक रिलेशनशिप है C इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब यहाँ पे समझना बात, y आपकी इनकम है, या डिस्पोजेबल इनकम बोलो तो ज्यादा अच्छा। डिस्पोजेबल वर्ड मैं फिलहाल इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर अभी है नहीं। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इनकम में से टैक्सेशन चला जाए तो डिस्पोजेबल इनकम। अब हमने बात किया सर, आपने बोला इकोनॉमी में गवर्नमेंट है ही नहीं तो टैक्स कौन लेगा, है ना? गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्स लेने वाला कोई नहीं। दैट्स व्हाई यहाँ पे इनकम जो है वो नॉर्मल इनकम भी बोल सकते हैं आप, डिस्पोजेबल बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। यहाँ पे भले ही टोटल डिस्पोजेबल लिखा है इसमें। बी मतलब होता है बेटा एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये एक शब्द है जिसको मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। और ए जो होता है ये है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर कुछ समझ में नहीं आया, इक्वेशन कैसी है, चलो बताता हूँ, ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको 10,000 रुपए दिए, आपकी इनकम कितनी हुई, 10,000, यानी ये आपका हो गया वाई। अब मैं कहता हूं कि इंसान की इनकम अगर जीरो भी रहे तो भी वो कंजप्शन करता, मानते क्या? मानना ही पड़ेगा सर, कैसे? अगर इनकम कुछ भी नहीं हुई, मान लो एक मजदूर है, लेबर है, या अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कई लोगों की मंथली इनकम जीरो हो गई थी, हर महीने जिनको 1-1 लाख रुपए मान लो सैलरी होंगी, या 10,000 20,000 25,000 जो भी सैलरी आपकी होंगी फैमिली में, अचानक लॉकडाउन लग गया था। अचानक लॉकडाउन लग गया था, 2 महीने तो कुछ काम ही नहीं, कोई कहीं दुकान नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा, कोई शॉप नहीं जा रहा, जिसका भी सैलरी एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जा रहा, मजदूर होगा तो वेजेस पे नहीं जा रहा, कुछ भी कर रहा है। इनकम आ रही थी क्या? नहीं सर, इनकम नहीं आ रही थी, यानी वाई जीरो हो गया, तो भी कंजम्पशन बंद हो गया था क्या? खाना पीना कपड़े पहनना रहना ओढ़ना बंद कर दिए थे क्या? ना ना ना, खर्चे तो चालू थे। तो ये पैसा कहां से आया, कंजम्पशन कहां से हुआ? इस कंजम्पशन को कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दैट मींस कंजम्पशन एट जीरो इनकम। भले ही मेरी आज इनकम जीरो है तो क्या मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, कपड़े पहनना छोड़ दूंगा, रहना छोड़ दूंगा? ना ना। तो सर ये पैसा फिर कहां से आता है? नेगेटिव इनकम। अरे पुरानी सेविंग होंगी या कहीं से उधार लिया होगा, बराबर है? तो या तो पुरानी सेविंग्स, यानी मान लो 10,000 सेविंग पड़ी है, उसमें से 5,000 यूज कर लिया, इसे कहते हैं डिस सेविंग। क्या कहते हैं? सेविंग कम होना, इसे कहते हैं डिस सेविंग, आगे ये वर्ड आएगा। तो वहां से यूज कर लिया। जीरो इनकम पे भी कंजम्पशन हुआ। ग्राफ देखिए अच्छे से, ये है आपका इनकम वाई, ये आपका कंजम्पशन। ये इनकम जीरो होने के बाद भी, समझना बात, जीरो होने के बाद भी मेरा कंजम्पशन इतना है अभी भी, तो इसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहेंगे इसे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिनोटेड बाय स्मॉल ए। द कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, इसे कहेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आई बात समझ में? अब फॉर्मूला देखिए, कंजम्पशन टोटल कितना? सर ए तो हमेशा रहेगा और ए कांस्टेंट रहेगा, अब आप ये समझ गए, ठीक है।
अब सर मेरी इनकम बढ़ी, देखिए राइट डायरेक्शन में मूव हो रही, इनकम बढ़ी, तो मैं कंजम्पशन बढ़ाऊंगा कि नहीं? हाँ बढ़ाएंगे, लेकिन यहां से ये शुरू होगा और ये कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। अच्छा सर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वाई क्यों बीच में आया? सॉरी वाई तो इनकम है, बी, बी क्या है? बी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब समझना, आपको 10,000 रुपए दिए और आपका फिक्स्ड खर्चा 2,000 तो था ही था, ये आपका है ऑटोनॉमस। अब ये आप टोटल कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 2,000 प्लस बी वाई, वाई तो 10,000 है। अब बी क्या होता है? बी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब इनकम का, देखो हिंदी में बोल रहा हूं, इनकम का कितना हिस्सा मैं कंज्यूम करना चाहता हूं। बहुत आसान है, फिर से कहता हूं, इनकम का कितना हिस्सा मैं कंज्यूम करना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने मेरे दिमाग में लगाया कि भैया मुझे इनकम का 50% हिस्सा कंज्यूम करना है, ठीक है, तो बी आपका हो गया 50%, यानी या 0.5 जो आप इसको कहना चाहो, इसका 0.5 करेंगे तो यह आ जाएगा 2,000 प्लस 5,000, यानी आपका टोटल कंजम्पशन हो गया 7,000। ये 2,000 वो कंजम्पशन है जिसका इनकम से कोई वास्ता नहीं है, इनकम हो या ना हो, कम हो या ज्यादा हो, इतना कंजम्पशन तो मिनिमम 2,000 का मुझे करना ही करना है। प्लस ये जो एडिशनल कंजम्पशन है ये डिपेंड करेगा मेरी इनकम पे, और ये किस रेशियो में बैठेगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के रेशियो। आई होप आपको बात समझ में आई। अब मैं और इसको एलाबोरेट करता हूँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा मार्जिनल वर्ड के बारे में आप अच्छे से जानते हो, पहले कितना था और अब कितना है। चेंज, दैट चेंज इज नोन एज मार्जिनल। पहले 1 गिलास पानी पिया, अब आप और 1 गिलास पानी पी रहे हो, तो टोटल तो 2 गिलास हो गया, लेकिन पहले एक अब एक, मैं बोलूंगा एडिशनल कितना पिया, मार्जिनल कितना पिया, तो आप बोलोगे सर 1 गिलास और पिया। आई बात समझ में? वैसे ही एमपीसी डिटरमाइन करने, जिसको बी बोलते हैं, एमपीसी को ही बी भी बोलते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना। और ये जो बी है यही हमारा फॉर्मूला निकालने के लिए चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। कितना कंजम्पशन में चेंज आता है इनकम में चेंज होने से, इसे हम कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल और एवरेज वर्ड में फर्क आपको पता है, मार्जिनल में डिफरेंस देखा जाता है ना, और एवरेज के अंदर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहता, सीधा सी बाय वाई। अब ये और डिटेल में बनाने के लिए एक चार्ट है, ये आप सिंपल देख लोगे तो आपको समझ में आए, ठीक है। इनकम कितनी है यहाँ पे? 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन इंसान कितना करता है? 50, 125, 200, 275, 350, 425। सेविंग कितनी हो रही है? सर इनकम कुछ नहीं, 50 कंजम्पशन, यानी सेविंग क्या हो गई? माइनस, नेगेटिव। तो ये जीरो लेवल इनकम पे जो 50 कंजम्पशन है इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आई बात समझ में? और ध्यान देना, 100 इनकम है, 125 खर्चा हो रहा, डिस सेविंग। 200 पे 200 हो रहा, जीरो, अब सेविंग नहीं हो रही है। 300 पे 275 खर्चा हो रहा है, 25 की सेविंग हो रही है। 400 पे 350 खर्चा हो रहा है, 50 की सेविंग हो रही है। और 500 पे 425 खर्चा हो रहा है, 75 की सेविंग हो रही है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। फर्स्ट केस में तो कुछ नहीं रहेगा। सेकेंड केस में चेंज इन कंजम्पशन कितना है बताइए? सर 75 है, और चेंज इन इनकम 100 है। इसके बाद अगेन 75/100, देख लो सब जगह 75/100 दिखेगा, क्योंकि कंजम्पशन में 75 का चेंज हो रहा है, 100 में इतना हो रहा है, इनकम में 100 का हो रहा है, 0.75 मेरा एमपीसी आया। मतलब इनकम का 75% हिस्सा मैं कंजम्पशन में लगाता हूँ, या इनकम का 0.75% मैं हिस्सा कंजम्पशन में लगा देता हूँ। आई बात समझ में? ये मेरा निकल गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कुछ नहीं, सी बाय वाई कर दो, सी दिया है वाई दिया है, निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आसान था। अब एक बात ध्यान रखना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम have to have constant value less than 1 and usually greater than 0.5। ये एक यूजुअली वर्ड दिया है, इसके बारे में हम एकदम सटीक तरीके से नहीं कह सकते, वो बातें बाद में करेंगे। अब एक काम की बात आप लोगों को बताता हूँ, क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अच्छा नहीं, ये बात से पहले एक और बात,
सर कंज्यूमशन के बारे में तो आपने बता दिया कि इनकम का 75% हिस्सा कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बच्चे का क्या करेंगे? फाड़ के फेंकेंगे? ना ना, बच्चे का सेव करेंगे, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बाद जो बचता है वो सेविंग हो जाएगा। यानी मान लीजिए आपकी इनकम अगर 1 है और उसका एमपीसी जो आपका है वो 0.75, जैसा आपने ऊपर देखा, तो बचा 0.25 बचेगा ना। इसको बोलते हैं एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनकम का कितना परसेंट हिस्सा मैं सेव करना चाहता हूं। बड़ा सिंपल है। अगेन, जैसे कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, वैसे सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम। देख लीजिए, एक इलुस्ट्रेशन दिया है 0, 60, 120, इतना इतना कंज्यूम करते हैं तो बचा हुआ सेविंग में जाता है। ग्राफ अगर बनाते हैं कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन का तो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए दोनों ग्राफ एक ही है, लेकिन एक साइड कंजम्पशन प्लॉट किया, एक साइड सेविंग प्लॉट किया। स्टार्टिंग में यहां से मेरा कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है, देखिए बात समझना, यहां से कंजम्पशन मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्यों? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन रहता है, ये डिस्पोजेबल इनकम, ये कंजम्पशन का पार्ट। ये एक 45 डिग्री लाइन होती है जो इनकम लाइन होती है, y इक्वल्स टू C+S, ठीक है। इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा। ये लाइन का मतलब, इसको 45 डिग्री लाइन कहते हैं। 45 डिग्री लाइन क्या होती है चलिए बता देता हूँ। जैसे जैसे इनकम बढ़ेंगी वैसे वैसे कंजम्पशन प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएगा। ये वो लाइन हमने बना दी है इक्विलिब्रियम पता करने के हिसाब से, y इज इक्वल्स टू C+S, ठीक है। इसे एग्रीगेट डिमांड भी कई बार कहा जाता है, कई बार, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करूंगा, ये आगे आएगा, ठीक है। अब समझिए आप कंजम्पशन लाइन के बारे में। पहले जीरो इनकम पे भी कंजम्पशन था और कंजम्पशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया यहाँ तक, ठीक है। अब बात समझना, ये मेरी कंजम्पशन लाइन, ये मेरी इनकम लाइन, ये पॉइंट पे कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, समझना बात, यानी C इज इक्वल्स टू Y। इस पॉइंट पे देखो ना, इंटरसेक्शन हो रहा ना, यानी जितना कमा रहे पूरा खर्चा कर रहे, तो मुझे बताओ सेविंग होंगी कि नहीं होंगी? सर सेविंग जीरो होगी। ये देख लो बराबर, इसके नीचे आप देखोगे तो ये सेविंग, आपकी सेविंग लाइन जीरो पे, एक्स एक्सिस को टच है मतलब जीरो, बराबर है। अब इसके पहले की बातें देखो, पहले की बात मतलब ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन में इनकम कम है, नीचे है, कंजम्पशन ऊपर है। इनकम से ज्यादा कंजम्पशन, तो सेविंग पॉजिटिव की नेगेटिव? सर नेगेटिव। ये देखिए, ये पूरी नेगेटिव सेविंग, इसे कहेंगे डिस सेविंग। और ये कितनी डिस सेविंग है? यही ऑटोनोमस कंजम्पशन जितनी। इस पॉइंट पे कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, यानी सेविंग जीरो। और इसके आगे देखिए कंजम्पशन कम है और इनकम ज्यादा है, यानी कॉमन सेंस, अब कौन सा एरिया आया? सेविंग। अब सेविंग हो गई पॉजिटिव। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन, इतना आ जाएगा चेंज इन सेविंग्स। यानी मैं अगर आपकी बात करूं तो एमपीसी जो हमारा है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम है, तो एमपीएस जो होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम होगा। एक और चीज कह सकते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि कंजम्पशन के बाद जो बचेगा वो सेव होगा, कोई फाड़ के नहीं फेंकता, या सेविंग के बाद जो बचेगा वो कंजम्पशन ही होगा, उसको भी कोई फाड़ के नहीं फेंकता। आई बात समझे? अब सेविंग को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आइडल भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा, ठीक है ना। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आप पढ़ सकते हो। आगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में ये देखिए, जो मैंने आपको बताया, ये एक यहाँ पे छोटा सा मिसप्रिंट है, इसको आप काट देंगे, ये दवा रेस्ट टाइप हो गया। हाँ, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, या आप देखिए मैंने आपको बताया एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। आप एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकते हो, और 1 माइनस एमपीसी को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता है, बराबर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हो। अगेन एवरेज प्रोपेंसिटी, ये एस बाय वाई होगा, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन कितना होगा? एग्रीगेट, एक प्रोड्यूसर सप्लाई कितना कर सकता है? सर या तो कंज्यूमर गुड सप्लाई करेगा या सेविंग जितना सप्लाई करेगा, है ना। क्योंकि इकोनॉमी में इनकम का क्या होता है? या तो कंजम्पशन होगा या सेविंग होगा, तो सप्लाई भी कितना होगा? या तो कंजम्पशन जितना होगा या सेव जितना।
आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आए। ये सब बेसिक चीजें थी। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो एक क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को मैं टू सेक्टर मॉडल पे आ जाता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, एपीएस और एमपीएस ये भी वन हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये भी वन हो जाएगा आपका। जैसे एमपीसी और एमपीएस वन होता है वैसे ये भी वन हो जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान। ठीक है, चलिए आपको एपीएस निकालना है, सी दिया है वाई दिया है और यहाँ पे एस दिया है वाई दिया है। आपको एपीएस निकालना है तो एस बाय वाई करेंगे। ठीक है, और एस बाय वाई करने से लिए आपको पहले सेविंग निकालनी पड़ेगी। ये फर्स्ट केस में सेविंग कैसे आएंगी, अरे इनकम देखिए सेविंग कैसे आएंगी, वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, ये हमको फॉर्मूला पता है। 1000 ये वाई दिया है, सी दिया है 200 प्लस सेविंग, यानी सेविंग कितनी हो गई 800, तो एस डिवाइड बाय वाई यानी 0.8, यानी इनकम का 80% हिस्सा आदमी सेव करता है एवरेजली। ठीक है, इस केस के अंदर निकालना है, एस दिया है वाई दिया है, एस डिवाइड बाय वाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बड़े आसान बनते हैं। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी एमपीएस, एपीसी एपीएस। ठीक है, चलिए तो एक जरा मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप जरा ध्यान दे दो तो बहुत अच्छा। एमपीसी सबसे पहली चीज, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन सॉरी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, इसको बी से भी डिनोट किया जाता है। एमपीएस क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, वैसे ही एपीसी की बात करूँ तो सी बाय वाई, एपीएस की बात करूँ तो एस बाय वाई, और एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर है, चलो ये सब पार्ट बेटा हम बेसिक पार्ट पढ़ रहे थे, ये बात ध्यान रखिए, मैं आपको बेसिक पार्ट पढ़ा रहा था। अब मैं आता हूँ असली चीज पे जिसका नाम है मेरा टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जरा इस पे ध्यान देना, गौर करना। एक 45 डिग्री लाइन के बारे में बताया और एग्रीगेट डिमांड के बारे में भी बताया। ये देखिए यहाँ पे हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन के बारे में भी पढ़ा, जरा देखना यहाँ इज इक्वल्स टू सी प्लस एस बराबर। ये दो फॉर्मूला को लेके मैं अब आगे बढ़ता हूँ। टू सेक्टर मॉडल में किसी तरह का कोई गवर्नमेंट नहीं है, फॉरेन सेक्टर नहीं है, दो सेक्टर में सिर्फ दो ही लोग हैं। कौन है, एक है हमारे हाउस होल्ड वाले और एक है फर्म। ठीक है, तो समझना बात, इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम आपने 12th में पढ़ा होगा, हम डिमांड और सप्लाई की लाइन बनाते थे। डिमांड सप्लाई लाइन का जहां इंटर, डिमांड का सप्लाई का उसका जहां इंटरसेक्शन होता था उसे हम इक्विलिब्रियम कहते थे। इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई याद होगा बच्चों आप लोगों को, ये ऐसा एक ग्राफ बना करता था, एक डिमांड कर्व बनता था, एक सप्लाई कर्व बनता था, और इस पॉइंट को मैं कहता था इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। अब बस फर्क इतना है, इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं करना है, एग्रीगेट डिमांड की बात करना है और एग्रीगेट सप्लाई की बात। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगेन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट, आई बात समझ, एग्रीगेट पूरे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कम ऑन उस वक्त माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते तो इंडिविजुअल डिमांड की बात करते थे, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे तो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो एग्रीगेट, मैक्रो में कौन से वर्ड यूज होते हैं, कम ऑन बच्चों, एग्रीगेट वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात करूंगा, तो मुझे बताइए टू सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम कब आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई।
बिल्कुल सही है। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? सी प्लस आई। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? सी प्लस एस। सी सी कट हो जाता है मैथमेटिक्स के हिसाब से, आई इज इक्वल टू एस। मतलब टू सेक्टर मॉडल में जितना हमारा आदमी, जो हमारा हाउस होल्ड वाला है, जो भी है, सेव करेगा, पूरा के पूरा इन्वेस्ट कर देगा। देखो बात समझ में आई क्या? हाँ, जितना सेव करेगा वो इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है। टू सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड, ये टोटल स्पेंडिंग बाय इकोनॉमी, इट इज द सम ऑफ डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स। इतना कंज्यूमर खरीदता है, या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, बाय हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है। अब एक 45 डिग्री लाइन रहती है, फ्लैटर लाइन रहती है, कहते हैं जैसे इनकम राइज होती है कंजम्पशन इंक्रीज होता है, बट बाय लेस देन इंक्रीज इन इनकम। उससे थोड़ा कम। इनकम 100 से बढ़ रही है तो कंजम्पशन 50 से बढ़ेगा, या मतलब कभी भी ध्यान रखना, इनकम जितनी बढ़ती है ना, कंजम्पशन पूरा के पूरा नहीं बढ़ जाता है। 100 कमाए 100 के 100 खर्चा नहीं करते, 200 कमाए 200 के 200 हम खर्चा नहीं करते, हम थोड़ा कम खर्चा करते हैं। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बराबर है ना? ठीक है। अब 45 डिग्री लाइन का मतलब क्या, ये और समझिए। इट illustrates every single point which plant aggregate expenditure measured on y vertical axis is equal to plant aggregate production which is measured on x or horizontal axis. In other words, all points on 45 degree line indicate that aggregate expenditure equal to aggregate output is equal to y or c plus s. Therefore, the line maps out all possible equilibrium levels. ये देखिए, ये मेरी 45 डिग्री लाइन, ये हो गया सी प्लस एस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। ये फिलहाल के लिए एग्रीगेट सप्लाई लाइन। अब समझ लो, मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये है मेरी एग्रीगेट सप्लाई लाइन, और एग्रीगेट डिमांड सी प्लस है, ये है मेरी एग्रीगेट डिमांड, बराबर। सी प्लस एस, इसको मैं इनकम लाइन भी बोलूंगा, क्योंकि सप्लायर उतना ही सप्लाई कर पाएगा जितनी लोगों की इनकम है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस, या तो कंजम्पशन करेंगे या सेव करेंगे, उसी को एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं, बराबर है। तो तीनों इनकम मेरी इनकम लाइन, जैसे जैसे मेरी ये इनकम लेवल है, y1 y0 y2, ये मेरे इनकम लेवल्स है, बराबर है। इनकम जैसे से बढ़ेंगे डिमांड बढ़ती जाएंगी। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अगेन ग्राफ दोनों एक ही है, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिए। एग्रीगेट सप्लाई इनकम लाइन, एग्रीगेट डिमांड लाइन। डिमांड कहाँ से स्टार्ट होंगी सर? यहाँ से स्टार्ट होंगी ऑब्वियसली, लेकिन उसके पहले एक चीज बता देता हूँ। ये जो पार्ट है, ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ये जो पार्ट है ये है इन्वेस्टमेंट। और शॉर्ट रन में, एक सेकेंड, एक गलती हो गई, ऑटोनॉमस कंजम्पशन स्मॉल ए से डिनोट होता है, और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखते हैं हम शॉर्ट रन में बार आई। ठीक है। यहाँ पे बार लगाना रह गया, आप लगा भी सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट रन में मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है। ये जो लाइन है ये सिर्फ सी वाली लाइन है। ये देखिए, जैसे जैसे इनकम मेरी बढ़ी वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन बढ़ा, और स्टार्ट कहाँ से हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जीरो इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, उसे मैं ऑटोनॉमस कहता हूँ। और एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी हुआ, इतना। जीरो इनकम पे भी इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ होता है ना सर, कहाँ से करेंगे? अरे भैया, घर का रेंट, पॉलिसी वॉलिसी कुछ ली होंगी, इनकम हो या नहीं हो, प्रीमियम भरना पड़ता है। घर में रहने के लिए इन्वेस्टमेंट, रेंट होता है, देना पड़ता है। ठीक है। ये हो गया जीरो इनकम पे भी इन्वेस्टमेंट, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इनकम हो या नहीं इन्वेस्टमेंट तो रहेगा। अब ये भी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगा। दिस लाइन विल ऑलवेज बी पैरेलल टू सी लाइन। क्यों? क्योंकि एक फिक्स चीज बीच में आ गई जिसका नाम है आई, बराबर है। तो एग्रीगेट डिमांड लाइन ये मेरी हो गई। अब समझना, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ये पूरे पोर्शन में एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड लाइन, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड लाइन ऊपर है, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी सी प्लस आई इज ग्रेटर देन सी प्लस एस। सी सी काट भी दिए अगर अपन, तो आई इज ग्रेटर देन एस, सेविंग कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा। ठीक है। इस पॉइंट पे इक्वल है दोनों, और इस पॉइंट पे अगेन ये ज्यादा होगा। अब इसको जरा नीचे भी देखो, तो देखिए ये आपके तीनों लेवल है जीरो लेवल पे, और आई ये आपका फिक्स लेवल है इस पे। ठीक है। अब ये सेविंग फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आता है।
अब ये सेविंग फंक्शन का आप ये पॉइंट देखिए, तो ये नेगेटिव सेविंग आपको बराबर दिख जाएंगी। इस पॉइंट पे सेविंग जीरो हो जाती है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप आते हैं तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल तो हो रहे हैं, लेकिन सेविंग अभी जीरो है। इस पॉइंट पे आप आओगे तो आपका सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये देखिए। और इसके आगे अब आपका सेविंग ज्यादा, इन्वेस्टमेंट कम, ये रहा सेविंग बढ़ गया। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग बढ़ते जाता है, ये मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, तो ये था आपका टू सेक्टर मॉडल का ग्राफ। अब आपको बेटा बताऊं तो ग्राफ एग्जाम में नहीं पूछते। आज तक पांचों 6 अटेम्प्ट हुए, 6 के 6 अटेम्प्ट में एक भी अटेम्प्ट में ग्राफ नहीं है। तो सर इस चैप्टर से आता क्या? ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 10 मार्क इस चैप्टर का वेटेज है, चैप्टर 1 यूनिट 1 यूनिट 2, टोटल 10 मार्क के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज तक तो ऐसा ही कोई एक आध बार छोटा सा क्वेश्चन आ गया है, लेकिन वो भी ग्राफ वाफ पे नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उससे ज्यादा के इसमें क्वेश्चन ही नहीं आता। सॉरी, 2 से 3 मार्क के मतलब वॉल्यूमिनस देखे तो 2-3 मार्क या 5 मार्क का भी क्वेश्चन बनता है। तो 5 मार्क के लिए लिखने का क्वेश्चन नहीं आता, 5 मार्क के लिए पूरा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ग्राफ आप कुछ ध्यान विशेष रखने की जरूरत नहीं। अब जो मैंने बड़बड़ किया वो यहाँ पे सब कुछ छाप के दिया हुआ है, ये आप लोगों के लिए, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ये सब कुछ दिया है, हालांकि जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अब काम की बात, आप जानते हो एक डेरिवेशन यहाँ पे आ गया है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे बच्चों, इक्विलिब्रियम पे s इज इक्वल्स टू आई, देखिए ना, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम सी प्लस आर इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, सी कट गया, आई इज इक्वल्स टू एस। तो मैं आई की जगह एस लिख सकता हूँ क्या? सॉरी, एस की जगह आई लिख सकता हूँ क्या? जैसे वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस है, तो वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एस इज इक्वल्स टू आई है। ये फॉर्मूले में चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं। सी के जगह ए प्लस बी वाई भी लिख सकते, कंजप्शन इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, इक्वेशन देखी। अब ये डेरिवेशन करते करते हम यहाँ पे पहुंच गए, y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस आई बार। और साथ ही साथ इस इक्वेशन के अंदर जैसे y निकला, तो इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू हमने ये पुट कर दी तो ये इक्वेशन आती है। यानी सीधी सीधी बात है बच्चों, मुझे 2 इक्वेशन, डेरिवेशन में मुझे जाना नहीं है, चीज समझना, मुझे जाना है 2 इक्वेशन, मैं आपको यहाँ पे निकाल के देता हूँ। एक पहली कि y, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ, 2 इक्वेशन आपको निकाल के दूंगा। y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी ब्रैकेट पे a प्लस आई बार। सब वेरिएबल्स आप जानते हो, b यानी एमपीसी हो गया, a यानी ऑटोनॉमस हो गया, और i यानी इन्वेस्टमेंट हो गया। ये सब फिगर दिए रहेंगे तो आप इनकम निकाल सकते हो। दूसरा एक फॉर्मूला ये बन के आता है, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी ए प्लस आई बार। ये दोनों फॉर्मूले के डेरिवेशन यहाँ दिए हुए, डेरिवेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना एग्जाम वाले को लेना देना है, हमको जो भी लेन देन है सिर्फ इससे लेना है। ठीक है, फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक और चीज आप लोगों को मैं यहाँ लीकेज और इंजेक्शन के बारे में बताना चाहूंगा, प्लीज ध्यान देना। लीकेज इंजेक्शन अप्रोच एक रहती है, या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, टू सेक्टर मॉडल। वी शैल नाउ इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल मार्केट। देखो बेटा, टू सेक्टर मॉडल में 2 ही लोग हैं, मैंने आपको बोला था हाउस होल्ड है और वो, अब हाउस होल्ड है और आपके फर्म वाले। अब मैं एक इसके अंदर लाता हूँ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट से होगा क्या? सर, लोग सेविंग्स का नहीं किया, उस फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी 2 चीजें नहीं निकल के आ गई। क्या निकल के आ गया?
अब इसमें फाइनेंशियल मार्केट आने से सेविंग और इन्वेस्टमेंट होगा, जहां फैसिलिटेट। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या, सेविंग को आप इन्वेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, बराबर है। लीकेज इज रिफर टू आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो मॉडल। अब देख लो अभी तक क्या हो रहा है, वो टू सेक्टर मॉडल में जो पैसा हाउस होल्ड को मिलता था वो फर्म की तरफ से मिलता था, वो पूरा खर्चा कर देते थे। समझना बात, देखो मैंने टू सेक्टर मॉडल में आपको क्या पढ़ाया था। टू सेक्टर मॉडल में हमने क्या देखा, हमने एक डायग्राम देखा था, जिस डायग्राम के अंदर हमने ये देखा था कि जितना हाउस होल्ड को पैसे मिलते हैं, हाउस होल्ड की इनकम होती है सॉरी, उतना हाउस होल्ड खर्चा करता है। यानी 1000 अगर कमाया तो 1000 के 1000 खर्चा कर इज इक्वल टू। अब ऐसा नहीं हो रहा, सेविंग ऑप्शंस है। 1000 कमाएगा तो हो सकता है सिर्फ 700 खर्चा करे, तो यहाँ पे 1000 में से 700 खर्चा हुए तो बचे 300 कहाँ गए। ये हो गया इस इक्वेशन में लीकेज। 1000 तो आए हाउस होल्ड के पास, बट उसने 700 ही खर्चा किया, 300 उसने क्या किया होगा, फाड़ के फेंका होगा ना 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 सर, सेव किया होगा, सेव करके फाइनेंशियल मार्केट में डाल दिया। लीकेज, इस इक्वेशन से पैसा निकल गया, इसे कहेंगे लीकेज। आई बात समझ में। तो सर इंजेक्शन क्या हुआ, फाइनेंशियल मार्केट वाला कुछ इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा, अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर। अब कहीं इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कैपिटल गेन हो सकता है कि इंटरेस्ट मिले, कुछ तो मिलेगा। इंजेक्शन इनटू दिस सिस्टम, देखो काम नहीं किया है, वेजेस लेबर रेंट ये सब नहीं दिया है, कहीं और सिस्टम के इक्वेशन के बाहर मैंने पैसा लगाया, तो पैसा जैसे ही गया लीकेज, और उस पैसे का इंटरेस्ट मिला, कैपिटल गेन मिला, इंजेक्शन। ये होता है लीकेज इंजेक्शन। सेविंग करने जाओ तो लीकेज हो जाएगा, इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इंटरेस्ट, उसका जो रिटर्न आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट विल एक्ट एज इंजेक्शन इनटू दिस टू सेक्टर इक्वेशन। देखो मेरी बात समझ में आई, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई। The act of saving by household will call leakage from circular flow because income is not spent on goods services and it will reduce the velocity of circular flow। सीधी सी बात है, लोग नहीं खरीदेंगे तो उसका धंधा कम होगा। Injection inflow of income in circular flow, due to injection of income in circular flow volume of income increases। अब उसके पास इनकम आएगी तो खर्चा करेगा ना। Investment is an injection in circular flow, circular flow will be balanced and therefore equilibrium when injection are equal to leakage। हाँ इक्विलिब्रियम कब मेंटेन रहेगा, जितना लीकेज हो उतना इंजेक्शन भी हो। 300 का अगर लीकेज है तो 300 का कैपिटल गेन भी आ जाए या 300 का इंटरेस्ट भी आ जाए, तो सिस्टम वही के वही चलता है। इंजेक्शन लीकेज तो रहेंगे, लेकिन अगर दोनों सेम है तो इक्विलिब्रियम हमेशा रहेगा। ठीक है, बस वही सारी चीज़ें बेटा यहाँ लिखी हुई है जो मैंने बोला था, ये आपको पढ़ना है, आप लोग पढ़ सकते हो, बाकी इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। आगे जाऊंगा, एक डिफ्लेशनरी गैप और एक इन्फ्लेशनरी गैप। अब एक आप ध्यान रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा। ये दोनों मैं आप लोगों को आज पढ़ा के, कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। उसके बाद आज हम लोग लेक्चर यही रोकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ने के बाद हम लोग टू सेक्टर, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर पर। ठीक है, चलिए, तो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, 45 डिग्री लाइन के बारे में तो हम जानते ही है। 45 डिग्री लाइन जो रहती है हमारी, वो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बताती है हमारे को। ठीक है ना, ये हमारे 45 डिग्री, इसको इनकम लाइन भी बोलते हैं, सी प्लस एस भी बोल सकते हैं आप इसको, बराबर है, वाई इक्वल टू सी प्लस एस इक्वेशन है। एग्रीगेट डिमांड, अब समझना, यहाँ पे दो लाइन दी हुई है, सी प्लस आई बार वन, सी प्लस आई जीरो, सी प्लस आई वन, सी प्लस आई जीरो। अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी। An important point to remember is that Keynesian equilibrium with equality of plant aggregate expenditure and output need not take place at full employment। जरूरी नहीं है कि full employment level पे हो। If the aggregate expenditure line intersect the 44 degree line at level of potential GDP, then there is full employment equilibrium।
देयर इज नो रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एट नेचुरल रेट। लेकिन ऐसा होता क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। बट देयर इज नो गारंटी दैट इक्विलिब्रियम विल अकर एट पोटेंशियल जीडीपी। तो इकोनॉमी कहाँ सेटल करेंगी, लोअर पे या हायर पे? अब यहाँ पे दो चीज अराइज होती है, डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी। ठीक है, अब समझना बात। ये आपकी सी प्लस आई जो है एग्रीगेट डिमांड, देखो ये डायग्राम जो है इसके अंदर ये पूरा दिया हुआ है। ओ क्यू स्टार आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओ क्यू स्टार, ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। क्योंकि यहाँ पे एफ पॉइंट पे परफेक्टली आपका काम हो, मतलब एफ पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि वाई वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। लेकिन मैं उसके थोड़ा सा अलग जाऊंगा। देखना बच्चों, ये जो मेरा पार्ट है, ये लाइन है सी प्लस आई लाइन। अब ये लाइन को अगर हम ऐसा देखेंगे तो इस लाइन के ऊपर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखिए, इफ एग्रीगेट डिमांड फॉर एन अमाउंट ऑफ आउटपुट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, डिमांड कम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, ठीक है, ऑफ आउटपुट, देन वी से देयर इज डेफिशिएंट डिमांड। तो रिसेशन रहता है, उसे ही डिफ्लेशन कहते हैं। डेफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप। Recessionary gap is also known as contractionary gap, arises in Keynesian model of macroeconomy when equilibrium level of aggregate production is achieved, is short run falls short, which could be produced at full employment. Recessionary gaps occur when economy of business cycle contraction or recession। अब इसके बारे में दिया हुआ है इस डायग्राम में। ओ क्यू स्टार जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है। अब देखिए ओ क्यू स्टार किधर है, ये है ओ क्यू स्टार, ये है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसको ही अगर आप ऊपर 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 जाएंगे तो यहाँ पे ये जो आपकी लाइन है जिसका नाम है सी प्लस एस लाइन या इनकम लाइन, इस पे यहाँ इंटरसेक्ट होता है, यानी दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट इनकम इतनी होती है, बराबर है, या इतना एक्सपेंडिचर होगा, इतना एग्रीगेट डिमांड, जो आपको कहना है कर सकते हैं। सी प्लस एस आपका एग्रीगेट सप्लाई है और ये दोनों एग्रीगेट डिमांड लाइन है, दोनों भी आपकी एग्रीगेट डिमांड लाइन। सी प्लस आई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब ये बना दी मैंने एग्रीगेट डिमांड। अब आप देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट फुल आउटपुट लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई लाइन को या इनकम लाइन को से एग्रीगेट डिमांड लाइन नीचे है, ये तो यहाँ पे है और ये नीचे है। तो ये जो गैप है, यानी फुल आउटपुट लेवल पे भी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। यानी डिमांड अगर 100 की है तो सप्लाई 200 हो रही है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो गया। यानी पूरे मजदूर काम पे लगे हुए हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री 200 यूनिट प्रोडक्शन कर रही है बट डिमांड 100 की। तो ऐसे में इन्फ्लेशन रहेगा कि रिसेशन रहेगा? रिसेशन रहेगा, मतलब जितना बना रहे उतना नहीं बिक रहा। तो इस पार्ट को कहते हैं, इस पूरे पार्ट को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहेंगे? जो गैप है इसे कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। तो ये गैप को कम करना है तो ये इमेजिनरी लाइन बनाया, देख लो ये इमेजिनरी लाइन मैंने बनाया। जितनी डिफ्लेशनरी गैप है उतनी लाइन बना दो, सी प्लस आई वन, ये जो नई लाइन है, नई डिमांड जनरेट कर दो। जितनी गैप है उतनी डिमांड आप जनरेट कर दो, तो ये यहाँ पे बराबर इंटरसेक्शन हो जाएगा। यानी अब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इस एफ पॉइंट पे अपने आप हो जाएगा और इस एफ पॉइंट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम, दिस इज द रियल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? और एक, अब आप बोल सकते हो सर ये पुराने वाले पे भी, यहाँ पे भी तो इक्विलिब्रियम बन रहा, लेकिन यहाँ दोस्तों इक्विलिब्रियम बन तो रहा है लेकिन क्या पूरी कैपेसिटी पूरा आउटपुट यूटिलाइज हो रहा? क्या नहीं हो रहा। तो कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन में चल रहा हूँ, कम यूटिलाइज कर रहा हूँ अपने रिसोर्सेस को, तो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे।
इसका ठीक उल्टा होता है इन्फ्लेशनरी गैप में। ये देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, मेरा ये रियल लाइन है और ये मेरा आउटपुट है, ये होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है, इतना ही मेरी हैसियत है। ये I1 C प्लस आई ये 1 है और ये 0 वाला है। अब ये देखिए यहाँ पे मेरा रियल जनरेट हो जाता है, इतने पे ही मेरा काम हो जाता है। ठीक है, तो इस गैप को जो ज़्यादा का हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, इसे कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डिफ्लेशनरी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ बेटा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको देखना है, ध्यान देना है। आपको निकालना है इस क्वेश्चन में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, नेशनल इनकम यानी वाई दिया हुआ है 25, ऑटोनॉमस ए दिया हुआ है 300, आई दिया हुआ है 100। आपको निकालना है एमपीसी और एमपीएस। ठीक है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, सी प्लस एस होता है, आई और एस इक्वल रहते हैं, सी प्लस आई बोल सकते हैं। अब मुझे बताइए y दिया है 2500, सी पता नहीं है, और आई दिया है 100। कहाँ दिया है आई 100, ये देखिए इन्वेस्टमेंट 100 दिया हुआ है हमारे को, तो हम सी निकाल सकते हैं। हाँ सर 2400 आ गया सी आपका। अब सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, आपको पता है ये चीज़, C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी यानी 2400 इज इक्वल्स टू ए दिया है 300 फिक्स कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ए प्लस बी वाई, बी तो निकालना है, और y दिया है 25, सॉरी 2400 माइनस 300 इज इक्वल्स टू बी 2500, कितना हुआ 2100 डिवाइड बाय 2500 इज इक्वल्स टू बी, तो मेरा बी आ जाता है 0.84, यानी एम पी सी इज इक्वल्स टू 0.84। तो एम पी एस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम पी सी, वो आ जाएगा 1 माइनस 0.84 यानी 0.16। बड़ा आसान था ये क्वेश्चन, निकालना हमको क्या है, एम पी सी और एम पी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल, नेशनल इनकम आपको निकालना है, मतलब वाई निकालना। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया है, ए दिया है, एमपीसी दिया है, एमपीसी दिया है तो एमपीएस भी निकल जाएगा, एमपीएस दिया है, एमपीएस अगर 0.2 है तो कॉमन सेंस एमपीसी यानी कि मेरा बी हो जाएगा 0.8। ठीक है, और ए तो दिया है 100 और आई दिया है 200। कुछ मत करो, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई भी कर सकते, नहीं सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई मत करिए, कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है हमको। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई आपको पता है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, सी प्लस आई मतलब क्या, c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। तो किया क्या, y इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू a प्लस बी वाई पुट किया, a मतलब मेरा 100 है, b 0.8 है, और y मुझे पता नहीं है, यही निकालना है, प्लस i 200 दिया हुआ है, निकाल लीजिए, और y इनकम दी नहीं है। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, y माइनस 0.8 वाई इज इक्वल्स टू 300 आ गया, यानी 0.2 वाई इज इक्वल्स टू 300, तो y इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय 0.2, तो y इज इक्वल्स टू 1500 आ जाए। सिंपल है। सपोज इन कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल्स टू दिस प्लस 0.6 वाई, 20 प्लस 0.6 वाई दिया हुआ, और i दिया है ये, what will be the equilibrium level, बड़ा आसान है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, हमारे को पता है, और c की वैल्यू आपको दी हुई है, i की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, c कितना है 20 प्लस 0.6 वाई, और i कितना है प्लस 10 प्लस 0.2 वाई, और आपको y निकालना है। बड़ा आसान है, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब ये फिर से देखिए, कंजम्पशन दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया, आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, सेविंग निकालना है। ठीक है,
आसान है ये भी क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम, सॉरी, इक्विलिब्रियम कंडीशन दी है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और आपको c दिया हुआ है और i दिया हुआ है। आपने इक्वेशन में पुट कर लिया, y निकल के आ गया, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, इन्वेस्टमेंट भी आपका निकल के आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, और s इज इक्वल टू वाई माइनस सी, ये भी आप जानते हो, s इज इक्वल टू वाई माइनस सी, वो भी आप करोगे तो आंसर आ जाएगा। यानी एक चीज अगर निकल जाए तो देख लो आप कितने सारे आंसर निकल जाते हैं। आप लोगों के लिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये भी मैंने जो फॉर्मूला बताया था उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ये वाला भी, इसमें बेटा किसी में आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। हाँ, ये मैं कराऊंगा। सिक्स वाला आपके लिए होमवर्क समझिए आप। सेवेंथ मैं कराऊंगा। सेवेंथ में आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन। सेविंग फंक्शन दिया हुआ है एस इज इक्वल टू -10 प्लस 0.2 y, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आय आपका 50 करोड़ दिया हुआ। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, कंजम्पशन निकालना है। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस परमानेंटली बाय 5, तो नया लेवल क्या होगा, ठीक है। पहले आप जानते हो एस इज इक्वल टू आई होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी कट जाता है, एस इक्वल टू आई हो जाता है। तो मुझे बताइए, आय 50 करोड़ दिया है, यानी क्या मैं ये लिख सकता हूँ -10 प्लस 0.2 y इज इक्वल टू 50 करोड़। इससे मेरा y का फिगर निकल जाएगा 0.2 y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 0.2, यानी ये आंसर आ जाएगा 300 करोड़। अब मुझे निकालना है c कंजम्पशन, तो c इज इक्वल टू y माइनस एस, ये आप जानते हो। तो c इज इक्वल टू वाई कितना, 300 माइनस सेविंग कितनी दी हुई है, सेविंग दी हुई है -10। देखिए सेविंग क्या दी हुई है, -10 प्लस 0.2 y, वाई भर दीजिए, वाई कितना है 300, यहाँ पे 300 कर दीजिए, यानी एस आ जाएगा 50। देख लो, इसको सॉल्व करके देख लेना कैसे आया। एस इज इक्वल टू -10 प्लस 0.2 इंटू वाई कितना है 300, एस इज इक्वल टू -10 प्लस 60, यानी आ गया 50, और ये 50 यहाँ रख दिया, तो मेरा सी भी निकल गया। अब मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई 5 करोड़ से, तो नया इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 50 के बदले हो जाएगा 55। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे तो नया कंजम्पशन और मेरी नई इनकम ये निकल गया। आसान था क्वेश्चन, बस फॉर्मूला ध्यान में होना, और आपको सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना है, और सिंपल मैथमेटिक्स है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसी तरह के क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा एग्जाम में आएंगे, बाकी कुछ भी किसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक और इक्वेशन दी हुई है, आपको इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है, कंजम्पशन निकालना है उस इक्विलिब्रियम लेवल पे, ठीक है। बड़ा आसान है, सी दिया है, आई दिया है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई इक्विलिब्रियम, y इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू पुट कर दिए प्लस आई कर दिए, तो आप ये काट दीजिए, ये निकल के ऐसा आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस बी, 100 प्लस 1000, और इस इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका 3400 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये एक बार लगे तो सॉल्व करना है तो हम कर सकते हैं। ये देखिए 1000 है, इस इक्वेशन को आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75, 100 प्लस 0.75 y प्लस 1000, बराबर है। अब ये दोनों को आप यहाँ ले जाइए, यानी y माइनस 0.75y, सॉरी माइनस, इज इक्वल्स टू 1100, 0.25 y इज इक्वल्स टू 1100, y इज डिवाइड 1100 डिवाइड बाय 0.25, क्या आंसर आएगा 1100 डिवाइड बाय 0.25, ये देखिए 1100 डिवाइड बाय 0.25, आंसर आएगा 4400, निकल गया y आपका। अब y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, सी आपको सी इज इक्वल्स टू y माइनस आई, ये y है, i 1000 है मेरा, 3400 मेरा c निकल गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था।
अब ये यहाँ आपने ये सब चीजें जो पढ़ा, ये सब तो ठीक है। अब एक नई चीज निकल के आती है इससे, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये क्या होता है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। एक साथ ये सब चेंज नहीं पढ़ सकते हम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ने के बाद 3 सेक्टर भी पढ़ेंगे और 4 सेक्टर भी पढ़ेंगे। दोनों बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नया नहीं आता है, बस कुछ फॉर्मूले और डेरिवेशंस है जो हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो आज लेक्चर में हम लोग यहीं रुकते हैं। टिल देन बाय। और आप लोगों को जो भी कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए बाय।